नमस्कार। आज की शाम हम जिस कलाकार से रूबरू होने वाले हैं, वो अपनी विशिष्ट आवाज और बुलंद अंदाज के लिए जानी जाती है। दुनिया भर के समस्त दर्शकों के समक्ष अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर भारत के लोकप्रिय कलाकारों में वो शामिल हो चुकी है। चढ़ते हुए सूरज सा दीप्तमान उनका व्यक्तित्व खुद ही उनका परिचय देता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उन्होंने आज की इस मुलाकात को स्वीकार किया और हमारे बीच वो उपस्थित हुई। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। धरती तरसे अंबर बरसे रुत आए रुत जाए। जब भारत में सूफी संगीत की बात होती है तो एक नाम इसका पर्याय है, ऋचा शर्मा। खुशबू चुन कर बाग़बां बाग़ सजाए। इन्होंने न केवल भारत में इस शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए अंतहीन काम किया है, बल्कि उसकी वैश्विक सफलता में भी इनका भरपूर योगदान है। ऋचा जी ने बहुत कम उम्र में गंधर्व महाविद्यालय में दाखिला लेकर और संगीत को अपना पूरा समय देकर अपनी यात्रा शुरू की। मंच के लिए इनका प्यार तब जन्मा जब इन्होंने स्थानीय भक्ति कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। कड़ा बजाया तेरे दर भगतानी, पा उंगलां विच छल्ले मां, ऐसियां तू ते कितियां मेहरा हो गई बल्ले बल्ले मां। कड़ा बजाया तेरे दर भगतां ने, पा उंगलां विच छल्ले मां। कड़ा बजाया तेरे दर भगतां ने, पा उंगलां विच छल्ले मां। वर्षों तक मेहनत करने के बाद इस क्षेत्र में अपने पैर जमा लिए और भक्ति संगीत के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक बन गईं। हे सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। ऋचा जी की यात्रा उन्हें सपनों के शहर मुंबई ले आई, जहां इन्होंने मुख्य धारा के एल्बम और फिल्मों के लिए रिकॉर्डिंग शुरू की। कई बड़े संगीतकार उनकी विशिष्ट आवाज और अंदाज को अपनी धुनों पर उतारने के लिए संपर्क करने लगे। उनकी अद्वितीय आवाज और शक्तिशाली डिलीवरी ने उन्हें अन्य समकालीन गायकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता दिलाई। बीड़ बजावे जोगी जोगी जोगी। A.R. रहमान द्वारा संगीतबद्ध फिल्म ताल से उन्हें नी में समझ गई के रूप में पहला हिट गाना मिला। इसके बाद हिट गानों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें मुसाफिर से रब्बा, कांटे से माही वे, बागबान का शीर्षक गीत, माई नेम इज खान से सजदा जैसे गानों को सभी आयु वर्ग के प्रशंसकों से प्यार और प्रशंसा मिली। ये पहली भारतीय थी जिन्होंने ओटावा जैज फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित मंच पर आरेधा फ्रैंकलिन जैसी दिग्गज हस्तियों के साथ प्रदर्शन किया। ये दुनिया भर के दर्शकों के साथ अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाकर अपने आप को सबसे लोकप्रिय भारतीय कलाकारों में शामिल कर चुकी हैं। सारेगामापा लिटिल चैंप्स और कई और लोकप्रिय टीवी शोज में जज रह चुकी हैं। इन्होंने महान टीवी शो अंताक्षरी की मेजबानी भी की है, जिसने उन्हें घर घर में प्रख्यात कर दिया। हाल ही में इन्होंने
YouTube पर अपना नया गीत धुन तारा लॉन्च किया है, जो बेहद लोकप्रिय हो रहा है और अब तक 2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। मन अंगना चांद बसेरा कर गयो रे, रंग गयो रे, सारी रहना अखियां चार वो कर गयो रे, रंग गयो रे, आँख मूंद चुपके से कुछ कह जा, कह जा, तोड़ सारे बंधन मैनू ले जा, ले जा। दम तारा बजदा राजड़ा दू जने आदि जोड़ी, चल मेले चलिए राजड़ा दू जने आदि जोड़ी। नमस्कार ऋचा जी। नमस्कार, नमस्कार रूबी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और अंदर से फूली नहीं समा रही हूँ कि आपसे जो मेरी पहली मुलाकात है, जो काफी दिनों से अटकी हुई थी, वो इतने पावन अवसर पे हुई है कि गणपति बप्पा का समय चल रहा है, उनकी पूजा अर्चना का ये वक्त है और ऐसे समय पे मैं इतनी महान हस्ती को मिल रही हूँ। मैं तो फूली नहीं समा रही हूँ बिल्कुल। मैं ऑलरेडी फूली हुई हूँ। इसी पावन मौके का शायद इंतजार था। बिसाइड्स जोक्स, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ आपके साथ जुड़ के आपके इस कार्यक्रम में, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को कि ये बहुत अच्छा आगाज हो और बहुत ही अच्छा इसका अंत भी हो। आपका हार्दिक अभिनंदन है ऋचा जी। इस समय आप पूजा के मौसम में हैं और उस एक माहौल में हैं और फिर भी आपने इसको स्वीकार किया, इस प्रस्ताव को, और सफरनामा का हिस्सा बनना आपने मंजूर किया, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सफरनामा में हम पहला कदम आपके साथ रख रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ में। जी बिल्कुल, बप्पा सामने है, दर्शन कर लीजिए, सामने ही है विराजित। मन में एक ऐसे ख्याल आया कि गायन आपको कब लगा, गायन आपको कब लगा कि वो आपकी रुचि से बढ़कर कुछ और है आपके लिए? एक्चुअली गायन मुझे तो बाद में लगा, मुझसे मेरे पिताजी को मुझसे भी पहले लगा। जो मेरे पिताजी थे लेट पंडित दयाशंकर उपाध्याय, वो पुजारी थे, कथावाचक थे। जब मैं 3 महीने की थी मम्मी की गोद में, और वो मुझे फीड कराने के बाद वो बच्चे को बब कराते हैं, तो वो करवा रही थी और मेरा फेस उस तरफ था और मम्मी मेरा पीठ मसल रही थी। पापा सामने बैठ के शाम की तैयारी कर रहे थे, रियाज कर रहे थे, भजन वगैरह। तो मेरी जो मुंडी है वो ऐसे घूम के देखी पापा को, तो पापा ने बोला कि इसको लेके आओ, गोद में लिया और बोले कि शाम को कथा में लेके आना। तो मेरे को लेके गई मम्मी शाम को कथा में, और जब उनकी कथा समाप्त हुई और प्रवचन समाप्त हुए, तो उन्होंने गोद में लेके पूरी जनता के सामने ये अनाउंसमेंट किया कि ये 3 महीने की गोद की बच्ची है। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि आने वाला समय एक ऐसा आएगा, लोग जाने जाते हैं बड़े बाप की बेटी, मैं जाना जाऊंगा बड़ी बेटी का बाप। संगीत में इतना नाम रोशन करेगी पूरे खानदान का और हिंदुस्तान का, ये जगह जगह पूरी दुनिया में घूमेगी और संगीत में अपना बहुत नाम आगे करेगी। तो ये पिताजी की हमारे घोषणा थी जब मैं 3 महीने की बच्ची थी। और फिर जब मैं बड़ी हुई, घर में माहौल था सारा पूजा पाठ का, सुबह उठना, वो सुबह के जो रूटीन होते हैं, तो उनकी आदत थी सुबह उठ के 5 बजे ओमकारम करना 11 बार 21 बार, फिर कुछ भजन करना। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी परवरिश हुई, बड़े हुए हम। जब थोड़ा गाने लायक हो गई
तो मैं 5-6 साल की थी तो ऐसे घर में ही पीछे पीछे गाती थी सबके। लेकिन जब मैं 8 साल की हुई तो पहली दफ़ा मैंने गाया अपने ही घर में। माता की चौकी थी, मेरी दीदी की शादी थी, तो उनकी शादी के उसमें वो माता की चौकी रखी, वहाँ पहली दफ़ा गाया। वहाँ से फिर मेरा सफ़रनामा संगीत का शुरू हो गया। मेरे सुन के ना मेरे रोए खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे 3 महीने में कोई पिता अपनी बेटी के लिए इतनी बड़ी घोषणा पब्लिकली कर सकता है। उनका आत्मविश्वास आपके प्रति। जी उनकी एक थी, वो चेहरा पढ़ते थे, हाथ भी देख, ज्योतिषी भी थे। और जब मैं करीब 12-13 साल की थी तो मैं जिद करती थी, मुझे ऑफर्स आते थे हिंदुस्तान के बाहर गाने के लिए, तो वो कभी नहीं जाने देते थे। वो कहते थे अभी वक्त है, अभी वक्त है। तो मैं बहुत निराश हो जाती थी, उनसे नाराज हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी कि आप तो मुझे चाहते ही नहीं हो कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। जैसा बच्चा नाराज हो जाता है माता पिता से, वैसे मेरे पिताजी के साथ एक दोस्ताना संबंध थे। तो मैं बोलती थी कि आप चाहते ही नहीं हो कि मैं कुछ कर पाऊं, हर जगह ना कर देते हो, क्यों नहीं जाने देते हो। तो वो बोलते थे देखो, ऐसे मेरा हाथ देखते थे, कहते थे ये रेखा, जब इस रेखा से जिस दिन मिलेगी उस दिन तुम विदेश जाओगे। अरे हाँ, ऐसे ही बहला देते हो, कुछ होता है नहीं, कुछ करते नहीं हो, ऐसे ही बोल देते हो, मन रखते हो। तो कहते मन नहीं रखते, हम सत्य वचन बोलते हैं। इतना जाओगे कि तुम थक जाओगे और बुलाने वाले नहीं थकेंगे। और वाकई वो वक्त आया, लेकिन अफसोस ये रहा, दुख इस बात का है कि जिस साल में पिताजी और मेरी माता जी दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही इस दुनिया से रवाना हो गए ईश्वर के चरणों में। 98 में दोनों की मृत्यु हुई थी। तो 98 के बाद 2 साल थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए, फिर से खड़े होना, संभालना जिंदगी को। तो सन 2000 में मैं पहली दफा जो गई हिंदुस्तान के बाहर, वो किसी एक सिटी में नहीं, 22 कंट्रीज में मैं गई। वो मेरा पहला टूर था एंड आई मिस्ड हिम दैट टाइम सो मच कि उनको मेरे 12-13 साल की उम्र में ही पता था कि मेरा भविष्य में ऐसे इस तरह से नहीं जाओगी, आन बान और शान के साथ जाओगी। वाकई वो नज़ारा अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है कि कैसे वो मना कर देते थे, मैं गुस्सा हो जाती थी। और जब वो मौका पड़ा भी, उस दिन वो बात शेयर करने के लिए शारीरिक रूप में वो मौजूद नहीं थे, बट वैसा सत्य हुआ। और एक ही कंट्री नहीं, मैं 22 कंट्री में गई। कमाल। That was my first world tour. अच्छा, तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि गंधर्व महाविद्यालय में शिक्षा लेने का निर्णय आपका था, आपके परिवार का था? मेरा था। मेरे परिवार ने मेरे स्पेशली मेरे केस में कभी भी कोई भी बंधन नहीं रखा। और मैं अपने पिताजी पे गई हूँ स्वभाव में, उसूलों में, जिंदगी को जीने के तरीके में मैं अपने पिता पे हूँ, बिल्कुल कॉपी कह सकते हैं आप। हाँ। तो मैं उनको बहुत अपना आदर्श मानती हूँ। तो जब मैं स्कूल में 10th क्लास कर रही थी, तो 10th तक भी मुझे ऐसा होता था कि पहले म्यूजिक में ही है, गाने बजाने में ही नंबर भी बढ़वा लेना और ऐसे करना, टीचरों को पटा के रखना गाना सुना के। तो ये मेरा नटखटपना चालू रहता था। बट जब मैंने 10th का एग्जाम देने का टाइम आया तो मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया अपने पापा को। मैंने कहा पापा बस हो गया, अभी हम 10वीं के बाद नहीं पढ़ेंगे। तो वो हैरान हुए, कहते पढ़ोगी नहीं तो क्या करोगी? हमने कहा हम गाना गाएंगे। तो वो बोले तो गाना तो तुम पढ़ाई के साथ भी गा सकती हो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैंने कहा हाँ मालूम है जरूरी है, पर हमारा मन ही नहीं लगता है, हमारा वक्त खराब होता है। उतनी देर हम जहाँ स्कूल और ये सब कराते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, तो हम वो म्यूजिक में लगाना चाहते हैं। तो कहते तुम हमें पूछ रही हो या हमें बता रही हो? तो हमने कहा
पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। पूछ इसलिए रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि हम आपका पूरा मान और आदर करते हैं। बता इसलिए रहे हैं क्योंकि इस लायक आपने हमें बनाया कि जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो दिमाग और बुद्धि का, तो अब हमने पक्का फैसला लिया। हम ये 8वीं कक्षा से सोच रहे थे, फिर भी हमें लगा 10वीं तो कर ही लें, उसके बाद ये निर्णय लेंगे। कहते चलो, लेकिन उसका एक शर्त है, तुम्हें 1 साल देंगे। 1 साल में अगर तुमने कुछ संगीत में कुछ भी हासिल कर लिया, वो कुछ भी हो सकता है, तुमने कुछ भी हासिल किया तो हम तुम्हारी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो वापस तुम्हें 11वीं में जाओगी। तो 1 साल तुम्हारे साथ के बच्चे आगे हो चुके होंगे, वो 12वीं में होंगे, तुम 11वीं में होगे। तैयार हो उसके लिए? हमने कहा तैयार है। तो ये सोच के जब 10th में मेरा रिजल्ट आ गया, सब हो गया, अच्छे नंबरों से पास वास हो गए, तो फिर मैंने पापा को दूसरा बॉम्ब फोड़ा कि मुझे दिल्ली जाना, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन फरीदाबाद। तो मैंने कहा पापा मुझे दिल्ली जाना है। कहते दिल्ली जाना है? वो टाइम दिल्ली जाना रोज एक दिन छोड़ के, ये बड़ी बात होती है किसी बच्ची के लिए। तो मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है, संगीत सीखना है। तो मेरी उम्र रही होगी वो 10वीं क्लास के जो बच्चे की उम्र रहती है, 15-16। तो मैंने बोला ठीक है, आप देख लो कैसे करना है, हम तो अकेले भी जा सकते हैं। अकेले नहीं जाओगी, इतनी छोटी हो, कैसे जाओगी? तो मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो मेरे लिए पिता समान है, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत संभाला है, आज भी संभालते हैं। बिट्टू भैया हम बोलते हैं उनको, सभी बिट्टू भैया बोलते हैं। तो बिट्टू भैया बोलते हैं हम जाएंगे, अगर इसको सीखना है तो हम रोज जाएंगे इसके साथ। तो बिट्टू भैया मेरे साथ जाने के चक्कर में वहां पे उन्होंने भी एडमिशन लिया, गंधर्व महाविद्यालय की। इस तरह से एंट्री हुई। तो मैंने 1 साल वहां पे शिक्षा ली और इस तरह से मेरी गंधर्व की जर्नी शुरू हुई। 1 साल मैंने वहां पे एक बेसिक ट्रेनिंग ली। बाकी तो फिर मुझे ये मेरे सफर में संगीत के जो मिलता गया, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बराबर का है, कोई भी हो, कुछ भी मुझे ऐसा खास लगता है तो मैंने सभी को पकड़ के बैठा लेना, ये बताओ कैसे गाते हैं, ये बताओ कैसे गाते हैं, किसी को नहीं छोड़ा। आज भी मेरा ये कंटिन्यूटी चालू है। आज भी मैं, कई छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 16-16, 18-18 साल के बच्चे होंगे, उनको भी बोलूंगी सिखाओ ना ये जगह कैसे लिए। ये मुझे वो हैरान होते हैं, दीदी आप कैसे गाओगे, आप क्यों पूछ रहे हो, आप हमें सिखाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये जगह तुम बहुत अच्छी गा रहे हो, मुझे तुम सिखाओ। तो सीखने की कोई कहते हैं ना उम्र नहीं होती है, सीखते रहना चाहिए। अथाह सागर है संगीत, जितना डुबकी लगाएंगे उतना तरते जाएंगे। बिल्कुल सच्चे कलाकार की पहचान है ऋचा जी, जो आपने कहा अभी कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म करना भी नहीं चाहिए। इसी नाते में एक बात जानना चाह रहे थे हम लोग सभी कि आपके गुरु कौन थे और उनका आपके जीवन पे, आपके गायन पे क्या प्रभाव रहा हो आपके गुरु का? देखिए जब मैं छोटी थी या आज भी, मेरे पहले जो प्रथम गुरु मेरे पिताजी लेट पंडित दयाशंकर उपाध्याय जी। फिर गंधर्व में जो हमारे टीचर थे वो भी गुरु ही होते हैं जो क्लास लेते हैं, IS बावरा जी। 1 साल मैंने उनसे सीखा और उसके बाद मैं गुरु की तलाश में रही कि मुझे क्लासिकल ट्रेनिंग चाहिए, क्लासिकल गाना बजाना सीखना है। तो वो मैंने सीखा थोड़ा बहुत। उधर भी मेरी किस्मत थोड़ी कमज़ोर रही कि कुछ 8-7 महीने या साल भर मैंने गुरु बनाया पंडित लेट पंडित आस्करण शर्मा जी मुंबई में, उनसे कुछ वक्त सीखा। तो और मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मैं तो, जो गुरु हैं वो तो सरमाथे हैं, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रभाव की बात है तो कई बार आप बिना बोले ही बहुत लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। तो वो बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाए। उसमें है एक अनूप जलोटा जी, जिनका गाना, जिनका पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, उनका बात करने का अंदाज, अपने सामने जो उनके श्रोता हैं उनके साथ उनका रिश्ता होना और 1-2 घंटे के अंदर जो बांध लेना, अपने साथ बांध के अपने घर वापस ले आना कि वो भूले ना भुला सके, मतलब चाह के भी ऑडियंस आपको भुला ना पाए। ये रिश्ते पे मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत चलता था, मैं उनको सुनने जाती थी
तो कई बार ऐसा भी होता था, वो मेरे पिताजी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये मैं बात कर रही हूँ 92-93 की। तो उस दौरान मेरे पापा से वो मिलते आते थे, मैं उनके भजन सुनने जाती थी। तो मैं उनसे ये सब देखती रहती थी, वो कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, गाने के कहाँ पॉजेस होते हैं, कहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना है, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है। और पर्सनली भी जब आप बैक स्टेज होते हैं, जो फैंस आपको मिलने आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें गाने के अलावा बहुत कुछ सीखना ज़रूरी होता है। सिर्फ गाना तो आप कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन उस गाने के लिए जो घर बनाना होता है, वो घर कितना मजबूत है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे बहुत लोग मिले। उसके अलावा जो हमारे पिलर्स हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, क्योंकि मैं बॉलीवुड में एंटर की, तो उसमें लता जी हैं, आशा जी। मुझे पर्सनली किशोर दा का गाना, चौमुखा आर्टिस्ट बोलती हूँ मैं उनको, सभी बोलते हैं, तो हर एक को सुना, चाहे वो कोई भी थे, मैं बहुत प्रभावित होती। पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, अगर क्लासिकल की बात करें, इनको मैंने बहुत सुना। तो सुन सुन के भी मैंने बहुत से इमेजिनरी गुरु बहुत बनाए जो मेरे ख्यालों में हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत। जो आपका जो सफर रहा है, तो दिल्ली में जब भी कोई भक्ति समारोह हो, या बाद में सूफी भी हम कह सकते हैं, जब भी ऐसी कोई महफिल होती है या जब भी ऐसा कोई वातावरण होता है, तो सबसे पहला नाम ऋचाशंकर। कैसे हुआ ये? वो ऐसे हुआ क्या कि घर में मैंने आपको बताया कि वातावरण ही पूरा भक्ति। मैं पुजारी की बेटी हूँ, तो सुबह की शुरुआत से लेकर रात के अंत तक यही माहौल में पली बड़ी हूँ। और जागरण में मैंने गाना शुरू किया, जैसा मैंने आपको बताया, घर पे पहली बार, फिर लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया, तो आई वॉज अ जागरण सिंगर फर्स्ट। और ऐसे ही करते, जागरण करते करते मुंबई भी जागरण ही करके गई थी। एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक उस समय के सावन कुमार टाक जी, उन्होंने अपने घर पे माता की चौकी पे मुझे सुना। तो पहला जो मुझे ब्रेक है, उन्होंने अपनी फिल्म के सलमा पे दिल आ गया, 94 में मैंने वो उनको सुनाया था। तो 95 में मैंने रिकॉर्ड किया, और 96 में मेरा पहला बॉलीवुड संगीत में कहते हैं ना शुरुआत हुई। तो अब तो मेरे 24 साल कंप्लीट, ये दिसंबर 2-3 महीने में मेरे 25 सिल्वर जुबली होने वाली बॉलीवुड में। तो दैट वाज 24 इयर्स बैक। तो आज भी मैं वो छोड़ा नहीं है, जागरण वगैरह, भक्तिमय संगीत, बट माहौल उस वक्त और आज में बहुत अंतर है। आज का जमाने में आडंबर और दिखावा, इन सब में लोगों की रुचि बहुत हो गई है। पहले लोगों की रुचि भक्ति भाव में बहुत होती थी, रादर देन साज सजावट, डेकोरेशन, किस लेवल की डेकोरेशन है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए ये भक्ति के साथ साथ मेरी आमदनी का जरिया भी है, मेरा रोजी रोटी है जी, जिससे मेरा घर चलता है। मेरी बहुत बड़ी टीम है, ऑलमोस्ट 30-35 लोगों की टीम है, जो जिनका मेरी आमदनी से उनका गुजारा भी चलता है। तो हम पूरी टीम का सोचते हैं, तो ये मेरा रोजगार भी है। पर जब मैं गाती हूँ उस वक्त मुझे नहीं याद होता कि हमें पेमेंट कितनी मिली है, पैसा कितना मिला। उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भजन और गाने पे होता है, चाहे वो मैं शो करूं, चाहे वो मैं भजन संध्या करूं। तो वो आज भी मैं करती हूँ, लेकिन चुनिंदा, जहाँ मेरा मन मानता है कि हाँ यहाँ पे श्रद्धा से लोग बुला रहे हैं, चाहे कितनी भी करोड़ों की डेकोरेशन हो, बट हाँ मैं अपने हिसाब से करती हूँ, अपने उसूलों पे करती हूँ।
बात करते करते यही बात ध्यान में रखते हुए एक बात मेरे दिमाग में आई कि जी आपने कोई भी ऐसा मंच, किसी भी प्रकार का मंच ऐसा बचा नहीं है जिसको आपने छुआ ना हो, जिसको आपने सजाया ना हो अपनी आवाज से। तो जब प्लेबैक सिंगर का अनुभव इकट्ठा होना शुरू, आपकी जर्नी जब उस तरह शुरू हुई, तो प्लेबैक सिंगिंग ने एज अ कलाकार आपने क्या सीखा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इसका मैं पूरा श्रेय, क्योंकि जितना भी आज मेरा नाम है, जितना मेरे अंदर जो अंदर नई नई चीजें मैंने ढूंढी अपने अंदर, वो उसका पूरा श्रेय बॉलीवुड को जाता है। इतनी शोहरत, इतना मान सम्मान जो मिला, उसका रीजन ये कि ये जो एक्सपीरियंस रहा है बॉलीवुड का। सबसे पहले मैंने अंताक्षरी, एक टेलीविजन के लिए शो आता था, तो उसमें मैंने अंताक्षरी होस्ट की। तो मैंने 1 साल वो होस्ट किया। तो हर रोज हर दिन नए नए गाने, नए नए लोग, नए नए चेहरे, नई नई पर्सनालिटी से मिलना, तो बड़ा नए नए अनुभव होते थे और मैं उनसे कुछ ना कुछ ग्रैब कर लेती थी, तो वो मेरे अंदर आता था। फिर बॉलीवुड में जब मैंने गाना बहुत शुरू कर दिया, तो हर बार हर अलग सिचुएशन है, अलग कंपोजिशन है, अलग म्यूजिक डायरेक्टर है, अलग लिरिसिस्ट है। तो जब आप अलग 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 कुछ करते हैं, तो उसमें आप बहुत ज्यादा अमीर होते जाते हैं। तो मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता गया, मुझ में और पावर आती गई कि इसको ऐसे गाते, इसको ऐसे करते, इसको वैसे करते हैं। तो अगर मैं शायद बॉलीवुड में नहीं होती, तो तब भी आज सुरीली सिंगर तो होती। गल्लां गोरियां मेरी रंगली जवानी गल्लां गोरियां तेरे आउण दी उम्मीद विच नैन मेरे खोए खोए बेचैन होए आजा ढोलना आजा ढोलना। बॉलीवुड में बहुत लकी रही हूँ, मैंने ठुमरी भी गा ली, सैड सॉन्ग, सूफी सॉन्ग, कॉमेडी सॉन्ग, लव सॉन्ग और क्या नाम है, रोमांटिक, कोई जॉनर छोड़ा नहीं है, डांस वाले, नौटंकी सॉन्ग। तो इसका श्रेय बॉलीवुड को जाता है, क्योंकि वहाँ सिचुएशनल होते हैं गाने, सिचुएशन जैसी होती वैसा गाना बनता है। एंड धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी मुझ पर ट्रस्ट करने लग गए, शी कैन डू इट, शी कैन गिव अस व्हाट वी वांट इन दिस सॉन्ग। तो उनको मुझ पर भरोसा होता गया और उस भरोसे का मैंने फ़ायदा उठा के और मेहनत की, हर बार कुछ नया पेश किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे एक बिल्लो रानी गाना आया था, तब तक मेरे गाने चल रहे थे, माही वे, ये गाने चल रहे थे। सडनली बिल्लो रानी आया, तो जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री और अपने म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम, वो अपना कुछ डिस्कशन कर रहे थे और मैं माइक पे खड़ी थी, तो मैं ऐसे बोर हो रही थी। तो मैंने कहा इतनी देर थोड़ी लगती है, थोड़ा जल्दी करो, हमको भी घर जाना है। तो बोले रिचा, कैन यू सिंग इन दिस टोन? सो आई सेड यस आई कैन। तो दैट्स हाउ आई sang that song in nasal tone, और वो इतना बड़ा हिट हुआ गाना, आज भी हम लोग मंच पे गाते हैं। हाँ, शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे मिलो, जो भी देखे यही पूछे है किसकी मिलो। तो ये श्रेय जो है मैं बॉलीवुड को देती हूँ, सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, राइटर स्पेशली, क्योंकि मेरा गाना जो है बहुत निर्भर करता है शब्दों पे। कंपोजिशन पे तो करता ही है, लेकिन अगर शब्द अच्छे हो तो मुझे बड़ा मजा आता है गाने में, क्योंकि मैं फिर खेल सकती हूँ इमोशंस के साथ। बिल्कुल सच है, बहुत खूब, बहुत ही खूब। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि छोटे पर्दे से आपका बहुत प्रेम रहा है, बड़ी प्रशंसा, भारी मात्रा में आपको प्रशंसा भी मिली है, लोकप्रियता भी मिली है छोटे पर्दे से बहुत। तो वो जर्नी आपकी कैसी रही बड़े पर्दे पे आने के बाद? छोटे पर्दे से कितना ताल्लुक रहा, वो रिश्ता? मेरा शुरुआत छोटे पर्दे अंताक्षरी मैंने 1 साल किया होस्ट। उसके बाद वो इसलिए क्योंकि मेरे बॉलीवुड में उस वक्त बड़े बड़े गाने आए थे एंड दे वांटेड कोई सेलिब्रिटी होस्ट। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे को बड़ा मजा आया, मेरा फायदा बहुत हुआ उससे, मैंने बहुत कुछ सीखा। अनु कपूर जी सच मतलब जीनियस पर्सनैलिटी हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। देन उसके बाद बहुत बार दे ट्राइड कि मैं एज ए जज आऊँ, चाहे वो सारेगामापा है या और भी
शो से, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। 3 बार मैंने किसी ना किसी वजह से ना किया, एक दो बार मजबूरी में करना पड़ा, डेट्स नहीं थे, एक बार कुछ और डिफरेंसेस थे, तो फाइनली लास्ट ईयर 18 और 19 में मैंने 2 सीजन किए बैक टू बैक। बहुत खुशी हुई करके, क्योंकि डेट्स भी मैच कर गई थी और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो भी उनको मैच कर गया। एंड आई डिड सारेगामापा 2 सीजन, सीनियर एंड जूनियर। 8-9 महीना मैंने अपने उनको समर्पित कर दिए जी टीवी को। तो बहुत मजा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। रोज नए नए कलाकार, बच्चे, पार्टिसिपेंट्स को सुनना, उनके बारे में जानना, उनसे इंटरेक्ट करना। मैं तो पर्सनली भी जाके कई बार उनको क्लास दे के आती थी ऑफ द कैमरा, कि ऐसे गा लो इस गाने को, वैसे कर लो इसको, ये अंदाज से गाओ। तो वो बहुत खुश होते थे कि जज हैं लेकिन स्पेशली हमारे लिए आती हैं। उनके जब कोई अच्छा गाता है, इतनी भावुक होके और उठ के अपने चेयर से जाके आप गले लगा लेते हो, भाव भी, आपको कुछ याद नहीं रहता उस समय। अगर किसी ने सच्चा और अच्छा स्वर लगा दिया तो ऋचा शर्मा जी को कोई रोक नहीं सकता अपने स्थान। हाँ, मैंने बोला ना, मैं इस मामले में मैं अपने पिताजी पे गई हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी तो ऐसा होता था कि अगर मेरी एक फ्रेंड थी बचपन की और हम दोनों कहीं जा रहे हैं तैयार होके, और जाने के वक्त पापा को बाय बोलने आ रहे हैं, तो बोले अच्छा पापा जा रहे हैं साईराम बाय बाय, तो वो बोलते थे 1 मिनट रुको, वो देखो कितने अच्छे से तैयार हुई है और तुमने क्या पहना है ये। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मैं इतने अच्छे, मेरे को लगता था मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और पापा बिंदास, वो नहीं सोचते थे कि बेटी है तो उसको ही अच्छा बोलना है। तो उनका ये स्वभाव था, जिसने कुछ अच्छा किया है तो वो, चाहे वो अपना है चाहे वो दूसरे का बच्चा है, तो वो बोलते थे जब किसी की तारीफ करनी हो तो दिल खोल के करो, और कुछ अच्छा ना लगे तो मन में रखो। जरूरी नहीं है कि सबको उनके पीछे पड़ के बता दो, लेकिन हाँ, कोई तुमको प्यार करता है तो वो भी बताओ जरूर, क्योंकि थोड़ा उसको बुरा लगेगा जरूर, लेकिन सच्चे दिल से बताओगी, आज नहीं तो कल उसको रियलाइज होगा कि तुमने कुछ अगर बताया तो उसके भले के लिए बताया। बिल्कुल सर। छोटी छोटी 2-4 बातें पूछती हूँ। ऋचा शर्मा ना होती तो क्या होती? कलाकार ही होती, क्योंकि मुझे पेंटिंग, स्केचिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, घर का इंटीरियर, ये सब जितनी भी कला से संबंधित चीजें हैं, वो उनको करने में मुझे बहुत मजा आता है, तो कलाकार ही होती। हाँ, किचन में कितनी दक्ष है ऋचा शर्मा जी, गायन के साथ साथ? संपूर्ण। really? जी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमारी जो मॉम थी, उन्होंने घर में सब बच्चे, हम लोग 6 बहन भाई, एक बड़े भाई है, सबसे बड़े भाई जो मेरी फर्स्ट मदर से थे वो अब नहीं है, लेकिन हम 6 बहन भाइयों को पहला चीज ही उन्होंने खाना बनाना सिखाया, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो उनका मानना ऐसा था, कभी कोई नहीं है आसपास तो तुम किसी पे ना आश्रित नहीं हो कि ये खाना खिला दो, ये बना दो, वो खुद उठो, रसोई में जाओ, दाल चावल बनाओ, खाना बनाओ, चाय बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, किसी पे आधारित या आश्रित नहीं होना चाहिए। 2 वक्त की रोटी खुद बना के खा सको, तो पहला तो लेसन घर में यही मिला है। और फिर उसमें शौक इसलिए आया कि घर में हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो उस हिसाब से संपूर्ण वेजिटेरियन के हिसाब से तो हमारे घर में सभी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, वी आर ऑल। हाँ, लेकिन जो हमारे भैया हैं उनको तो मैं प्रोफेशनल बोलती हूँ, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ डिफरेंट, जैसे मेरा गाने में बहुत है, उनका खाना बनाने में बहुत रुझान है, इम्प्रोवाइज और कुछ नया नया। उनका एक खुद का फूड पेज भी है जिसपे वो डिफरेंट चीजें, यस, वो बट शौक किया, नॉट प्रोफेशनली। तो घर में इतने बड़े बड़े समारोह होते हैं, चाहे 2 लोग आए चाहे 200 लोग आए, वही खाना बनाते हैं और बड़े प्यार से खिलाते हैं। जी जी, मेरा तो रिस्पेक्ट और बढ़ गया आपके प्रति, क्योंकि मैं किचन में बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। नहीं मुझे शौक है, लेकिन वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि काम ऐसा है हमारा कि समय होता ही नहीं है। बट
अभी जैसे पीछे जन्माष्टमी थी तो आई थॉट कि आज बहुत लोग आ रहे हैं, तो पूरा मैंने सोचा कि आज मैंने, जो हमारे कुक हैं मेरे मेरे लिए, वो मेरे भतीजे के जैसे हैं, वो मुझे बुआ बुलाते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आज तू कमरे में किचन में नहीं आएगा, तो बोला क्यों, मैंने कहा ना आज A to Z खाना मैं ही बनाऊंगी, तो आई मेड दैट फूड दैट डे। तो ऐसे कभी कभी भैया बोल देते आज तुम्हारे हाथ के करेले खिला दो, आज तुम्हारे हाथ का वो खिला दो, ये खिला दो। तो आई लव टू कुक, मुझे खाना बनाना और उससे भी ज्यादा अच्छा खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिल को बड़ी बड़ी तसल्ली, बड़ी खुशी हुई ये जान करके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि जो खाना अच्छा खाता है और खिलाता है, खाने का शौकीन है, उसी के गले में या उसके काम में एक अलग प्रकार का रस होता है। मुझे खाना खाने का नहीं, खाना खिलाने का शौक है। वो बात अलग है कि मैं अच्छी सेहतमंद हूँ, बट मेरा खाना बहुत थोड़ा है। मैं पूरे दिन में 2 रोटी खाती हूँ, उससे ऊपर नहीं खाती हूँ, और मेरा बहुत चिड़िया जैसा खाना है। आई एम नॉट फूडी, मेरे को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं खाती नहीं रेस्टोरेंट्स में, घर पे ही खाती हूँ अनलेस की कोई मजबूरी है तो। बाकी मुझे लोगों को खिला के उनके चेहरे की मुस्कान देखने में बहुत मजा आता है। वाह 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 वाह। आने वाले दिनों में आप किस तरीके का प्रोजेक्ट करना चाहती हैं? किस तरीके के चैलेंजेस को आप चाहती हैं कि ऐसा हो और मैं कुछ ऐसा करूं जो अब तक मैंने नहीं किया है? मैंने अभी तक जो भी किया है उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे ये करना है। हाँ। मैं बस करते जाती हूँ। जैसे अभी पीछे मैंने एक गाना किया दंतारा, लॉकडाउन था तो मैंने सोचा खाली नहीं बैठना है। मैंने पूरा ये 6 महीना बहुत मेहनत करी है, एक दिन में खाली नहीं बैठी, रोज कुछ ना कुछ किया, रोज कुछ ना कुछ किया। तो मैंने इस दौरान एक दंतारा अपना सॉन्ग निकाला जो मेरे YouTube चैनल पे है। दूसरा मैंने बाल मुकुंदा जन्माष्टमी के लिए निकाला। जय श्री बाल मुकुंदा, जय 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 श्री बाल मुकुंदा, मैं हूँ चरण चरण रजबंधा, मैं हूँ चरण चरण। वो सब घर से किया, घर पे ही शूट किया, घर पे ही रिकॉर्ड किया। टेक्नोलॉजी में और ज्यादा महारत हासिल की, थोड़ा सीखा कैसे होती है डबिंग, कैसे होता है, ये सब सीखा। कैमरा वर्क सीखा, कैसे एंगल बनाना है, क्या फ्रेम रखना है, एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम होम ओनली। तो कभी भी फिक्स नहीं रखती हूँ, बंधन में नहीं रह सकती मैं कि ये टाइमलाइन दे दिया मुझे इसे खत्म ही करना है। जब मैं शुरू करती हूँ तो बस ये सोचती हूँ इसको खत्म करना है, कब करना है वो उस पर छोड़ती हूँ, वो करवा देगा। मेरा काम है शुरू करना, खत्म वो करता है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच है। और कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि ये गाना काश मुझे, मतलब मुझे गाना था, ये एक बार दोबारा रिकॉर्ड हो तो इस गाने को मिले। सब गाने लगते हैं मुझे। I'll be honest, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छे मिले गाने, मुझे बहुत अच्छे मिले। I've been really lucky, बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ मैं कि मुझे बहुत ही खूबसूरत गाने मिले हैं। सारे थैंक्स टू सारे म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर एंड डायरेक्टर, एवरीवन। बट उसके बावजूद अगर हमारे अंदर ये जिज्ञासा खत्म हो जाए तो फिर हमारा फिर वो आगे बढ़ने का जज्बा खत्म हो जाएगा। तो मुझे जब भी मैं किसी को सुनती हूँ और मुझे लगता है हाय काश मुझे ये मिलता, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, हम उनके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। दो मेरी तो नेचर है, मैं किसी का गाना पसंद आता है तो मैं वेट नहीं करती हूँ, फोन डालती हूँ, कॉल करती हूँ। सोशल मीडिया पे बाद में डालती हूँ, पहले मैं कॉल करती हूँ। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे हो गया है, विशेस भी सोशल मीडिया पे हो रही है। पहले तो कॉल्स होते थे, लोग मिलने जाते थे, फ्लावर लेके जाते थे, अब तो बस ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। पर मैंने इसके साथ चलते हुए पुरानी चीजों को खत्म नहीं किया। आज भी मैं जितने भी लोग हैं उनको पहले मेरा कॉल जाता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, गाना बहुत अच्छा गाया, जो भी विशेस हैं पहले कॉल पे जाती है 1 to 1। उसके बाद मैं वो सारी चीजें करती हूँ जो कि पब्लिकली जरूरत है, विच इज सोशल मीडिया। फिर मैं सब जगह वो भी खूब छापती हूँ। तो मुझे पसंद आते हैं, नए लोगों का गाना भी बहुत पसंद आता है और सीखने को भी मिलता है, क्योंकि नई जनरेशन कुछ नया अंदाज लेके आई है तो हमें और कुछ सीखने को मिलेगा। बट ये बात सच है,
कि सारे गाने गाने को मन करता है, क्यों नहीं गाएं, हाँ, क्यों ना गाएं, अगर मिले तो क्यों क्यों नहीं? ना गाएं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिन्होंने गाया है उनके लिए मेरे मन में यह है कि उन्होंने ठीक नहीं गाया या ये और अच्छा हो सकता था, ना, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बट काश मुझे भी मिल जाता, वो वाली फील है। हाँ, हाँ। आपको पता है यही जो कलाकार की भूख होती है ना, यही भूख उसको बहुत आगे, असंतोष ही उसको बहुत आगे अपनी कला में दिनों-दिन निखरने में सहायता करता है। और जी क्या है, जी और क्या है, और क्या है, और वो आपके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। मतलब एटलीस्ट मैं तो देख पाती हूँ वो भूख मैं थैंक यू। देख पाती हूँ, उसके प्रति जो प्रेम है। बहुत बेहद आनंद है, मुझे लग रहा है कि मुझे अगर कोई मौका मिले और समय का बंधन ना हो, तो मैं घंटों आपसे बात कर सकती हूँ। बट रिस्पेक्ट करते हुए एक आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ या जी जानना चाहती हूँ, सवाल नहीं है, ये हमारी गुजारिश है आपसे कि कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आपको लगता है कि आप हम लोगों के साथ साझा करेंगी। एंड इसके साथ एक बात और कि यहाँ तक के सफर में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप यहाँ पर मेंशन करना, जिनको आप यहाँ पर याद करना चाहती हैं, तो वो हमें बताएं प्लीज। देखिए, याद करने जाऊंगी तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन गुरु मंत्र की बात करें तो गुरु मंत्र तो मेरे पिताजी का जो दिया हुआ है कि या तो चूर या दूर, ये बीच का काम नहीं होना चाहिए। जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप अगर कदम रखते हैं तो पूरी सद्भावना से, पूरी ईमानदारी से उसमें घुस जाइए। फिर उस फल की चिंता ना करें कि मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, फेल होंगी, पास होंगी, ये चीजों के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए। और उससे भी बड़ा गुरु मंत्र संतोष होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और बड़ों का मान सम्मान, दृढ़ निष्ठा, ये अगर हुआ तो आप कुछ ना कुछ जरूर जिंदगी में हासिल करेंगे, क्योंकि सच्ची श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा और आपका खुद की ईमानदारी अपने काम के प्रति होगी धैर्य के साथ, तो वो निराश नहीं करता है। वो आपको कभी देर से हो सकता है जरूर देगा, लेकिन देता जरूर है। वाह, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। ये रस भरी बातें और ये ज्ञान भरी बातें जो भी सुनेंगे आई होप उनके जीवन में एक नया उजाला लेकर आएँगी ये बातें, जो आपने अभी अपना अनुभव हमारे साथ बाँटा। और हम सब परिवार, बिरजू महाराज परंपरा का समस्त परिवार आपका आभारी है। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और महाराज को मेरा प्रणाम बोलिएगा, मेरा वंदन ज़रूर, करिएगा। कृष्ण महाराज ज़रूर, जी को भी, बिरजू महाराज जी को भी मेरा प्रणाम दीजिएगा। ज़रूर, आपको भी ज़रूर। मेरा बहुत प्यार प्रणाम। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो ये थी ऋचा शर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपने व्यक्तिगत जीवन यात्रा के बारे में हमारे साथ कई महत्वपूर्ण बातों को साझा किया। इसी तरह अगली श्रृंखला में हम एक नए कलाकार के साथ एक नए सफरनामा पे आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।